अब नया टॉपिक, नया एग्जेक्टिव का टाइप कौन सा होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड, नाम से रिलेटेड कुछ बड़ा बड़ा लग रहा होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना। अब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट एग्जेक्टिव। क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। तो उनके अंदर किस तरह का क्या सिस्टम है, थोड़ा वो देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स, ठीक है। यानी कि क्या? वेरी गुड। संकेतवाचक विशेषण। कौन से विशेषण? संकेत, जो हमको संकेत करते हैं, जो हमको संकेत करते हैं कि ये चीज यहाँ पर है। दिस बॉय, दिस कार, दैट कार। अभी तक हमने जो प्रोनाउन पढ़े थे, प्रोनाउन कर में दिस और दैट के बाद में कुछ वर्ड यूज नहीं होते थे। हम क्या लिखते थे? दिस इज ए कार, दैट इज ए मंकी, ऐसा यूज करते थे। दिस और दैट के बाद में कोई वर्ड यूज नहीं, इसलिए वो खुद प्रोनाउन बन जाते थे। कौन से? संकेतवाचक सर्वनाम, प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अब हम उसको क्या कर रहे हैं भाई? एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। एडजेक्टिव में इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। वर्ड्स वही हैं, वर्ड्स नहीं है, लेकिन यूज नया, उनका उपयोग उनको अलग तरीके से करना है। किस तरह से करना है मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम को संकेत करते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर है, किसी वस्तु, व्यक्ति, यानी कि संज्ञा में सब आ गया तुम्हारा, उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज यहाँ है, पास है या दूर है। निकटता और दूर, ये दो चीज बताने के लिए संकेतवाचक का विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। मिस्टर रोहन, प्लीज स्टॉप योर व्हाटएवर यू आर डूइंग। ओके, द एडजेक्टिव्स व्हिच पॉइंट आउट द नाउन्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है भाई? डिमॉन्स्ट्रेट, निदर्शन। क्या बोलते हैं भाई इनको? पॉइंट आउट करना, निदर्शन करना, किसी चीज की तरफ इशारा करके हुए बताना। संकेत यानी यही होता है ना, इशारे को ही हम क्या बोलते हैं? संकेत। तो पॉइंट आउट करना, उसी को तुम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इशारा करना। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? इशारा करना, किसी चीज को बारे में अलग से बताना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही सीखना है कि द एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट, या तो व्हिच इंडिकेट या फिर व्हिच पॉइंट आउट द नाउन्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इज इट ओके? सो आई एम राइटिंग हियर the adjectives which point out the noun are called। पॉइंट आउट की जगह अगर तुमको कोई दूसरे वर्ड यूज करने हैं तो यूज कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो? डिमॉन्स्ट्रेट को देख, खुद का वर्ड है जो उसका नाम है। डिमॉन्स्ट्रेट लिख सकते हो, पॉइंटर लिख सकते हो, और दूसरा अगर लिखना है तुमको तो इंडिकेट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ठीक है, 3 वर्ड्स मैंने तुमको दिए हैं। और तीसरा तो चौथा तो हमारे बार यूज करते हैं डिनोट, निर्देशित करने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक है। आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्लियर? डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम कि भाई यहाँ हमारा कुछ बाकी रहा है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को निर्देशित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई संकेतवाचक विशेषण यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके बारे में सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद सेंटेंस बनाए जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस मैं यहाँ नहीं लूंगा, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले, लेकिन एग्जाम्पल सेंटेंसेस नहीं लूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है इसके, चलो पता होगा कौन कौन से। 4 तो फेमस हैं,
यहाँ पर एक नया ऐड किया है मैंने, सच। सच मतलब जैसा कि, या तो सच वैसा, जैसा आपने कहीं कभी देखा हो। इसके बारे में मैं सेंटेंस लिखाऊंगा तो ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन सेंटेंस से ज़्यादा जरूरी है समझना, सॉफ्ट राइटिंग समझना। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं एग्जेक्टिव्स की, जैसे इनको हमको यूज करना है। एक्चुअली ये एग्जेक्टिव्स नहीं है, ये एग्जेक्टिव कब बनेंगे, ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं, ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं। ये एग्जेक्टिव कब बनेंगे, जब किसी नाउन के पहले यूज होंगे तब। अगर ये अकेले यूज होते हैं तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, लेकिन हमको इसको प्रोनाउन में नहीं, हमको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ना है। ठीक है ना। अब इन सब के बारे में कुछ बातें हैं जो अपने को जाननी जरूरी है, और उसके बाद ही एग्जाम्पल बना सकते हैं, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी जिसके अंदर सब कुछ मिलता। मिस्टर राहुल प्लीज स्टॉप राइटिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने दिस और दैट बताए थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ उनको मेरे को ज़्यादा डिटेल में समझाना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना। इंपॉर्टेंट नोट्स जिनको तुम बोल सकते हो यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, फर्स्ट मैं जिसके बारे में लिखना चाहूँगा, दिस इज यूज्ड, दिस का उपयोग किस तरह से किया जाता है भाई, टू इंडिकेट द थिंग्स नियरर टू द स्पीकर, बोलने वाले के पास में जो चीजें होती हैं उनको दर्शाने के। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट, इंडिकेट मतलब वही दर्शाना, वही डिमॉन्स्ट्रेट, वही पॉइंट आउट। आ रहा है, वर्ड्स 3 है, कोई भी यूज कर सकते हो, और भी हो सकते हैं। टू इंडिकेट द थिंग्स और पर्सन्स व्हाटएवर। ठीक है, थिंग्स और पर्सन्स नियरर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ वो है नियरर टू द स्पीकर, नियरर टू द स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या होता है, बोलने वाला। सब्जेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के जो पास में चीजें होंगी उनको दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, दिस का। किसका उपयोग किया जाएगा, दिस का। किस चीज के लिए, नियरर टू स्पीकर, बोलने वाले के पास में अगर कोई चीजें या वस्तु या व्यक्ति है, कोई भी संज्ञा हो सकती है या प्लेस, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा भाई, जिसका। और दिस हमेशा एक वचन में उपयोग किया जाता है। दिस हमेशा कैसे उपयोग किया जाएगा भाई, सिंगुलर फॉर्म में। किसमें, तो वो भी मैं लिख रहा हूँ, दिस इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कैसे भाई, सिंगुलर फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन स्वरूप में। इसका उपयोग कैसे किया जाता है भाई, एक वचन स्वरूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख देंगे किस तरह से उपयोग किया जाता है भाई, सिंगुलर फॉर्म में। ये हमारी बात हुई किसके बारे में, जिसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेम इसका जस्ट अपोजिट दैट के बारे में। ठीक है, दैट इसका जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं है। ओके, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फार ऑब्जेक्ट्स या फिर द थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स या प्लेसेस, व्हाटएवर वहाँ पे आ गया, पर्सन फार टू द स्पीकर। फार का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, तो दूर की चीजों को दर्शाने के लिए, अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या होगा भाई, दूर की चीजों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दैट का उपयोग किया जाता है। दैट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। दैट है वो भी हमेशा किसमें यूज किया जाएगा भाई, एक वचन में ही। ठीक है,
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट दीज की। किसकी बात करेंगे अब? दीज के बारे में भी सब जानते हो, पहले लिखाया था, याद आ रहा है? लास्ट में बोला सर ये छोड़ क्यों दिया कौशल जी, किसी ने बोला था। हाँ वो दो ही तो बोल रहा हूँ, दो ही तो छोड़ा था, लेकिन लिखाया था चारों पे सेम यही तरीका था, लेकिन आज थोड़ा उससे आगे भी चलना है, इसके लिए इनको पूरा वापस लिखा रहा हूँ। दीज के बाद में क्या आएगा? दीज है वो वापस से किसके लिए होगा? सेम यही चीज, दीज इज यूज्ड टू इंडिकेट द थिंग्स ऑफ पर्सन्स नियरर टू द स्पीकर। कोई चेंज किया? नहीं चेंज किया, लेकिन चेंज क्या होगा कि प्लूरल फॉर्म में उपयोग किया जाता है। कैसे? बहुवचन स्वरूप में उपयोग किया जाएगा। क्या ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या है? दीज। दैट का क्या होता है? दोस। ठीक है, दीज इज यूज्ड टू indicate the things or persons nearer to what? Nearer to the speaker. Is it okay? यहाँ पर क्या है? These कैसा है? नियरर किसके? स्पीकर के। क्लियर? आगे बात करते हैं। These is used in प्लूरल यानी कि बहुवचन स्वरूप में कैसे उपयोग किया जाता है? अब लास्ट वन हमारे पास बाकी है, वो क्या है? दोस्त। दोस्त किसके लिए उपयोग किया जाता है? दोस्त इज यूज्ड टू इंडिकेट द थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स far to the speaker. Yes or no? ये यूज कैसे किया जाता है? प्लूरल। Those is used in plural form. कैसे उपयोग किया जाता है भाई? बहुवचन स्वरूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? ये चार चीज हमारी जो मेन थी, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके बाद में आगे क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अभी और भी है। कोई डाउट यहाँ तक में? सिंपल है। दिस और दिस सेम है, सिर्फ फर्क किस बात का है? सिंगुलर प्लूरल का। दिस है वो सिंगुलर के उपयोग किया जाता है और दीज है वो प्लूरल में। उसका अपोजिट हम बात करें तो क्या होता है? दैट। दैट है सिंगुलर में दूर की वस्तु के लिए उपयोग किया जाएगा और दोज है वो प्लूरल यानी बहुवचन में दूर की वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे इनके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, लेकिन इन चारों को ध्यान में रखते हुए हमको एग्जाम लगना है और इनके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स या पर्सन होने जरूरी हैं, यानी कि नाउन होनी जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? नाउन होनी जरूरी है। अगर नाउन इनके साथ में नहीं है तो सेंटेंस बनना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा करना। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस। व्हाट्स हैपेंड? एग्जाम्पल सेंटेंस में फर्स्ट देखते हैं कि मैं लिखता हूँ दिस बुक इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बुक है वो किसकी है भाई? इंग्लिश ग्रामर की है। ओके, बुक का आया, लेकिन बुक के पहले क्या यूज किया? बुक तो क्या है? थिंग्स ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है,
नाउन के पहले हमने जो वर्ड यूज किया है वो एडजेक्टिव होता है। बुक तो है पर कौन सी? ये बुक। दूसरे किसी बुक की बात नहीं की मैंने, किसकी बात की है? इस बुक की। तो दिस बुक। ओके, एक वचन कर्ता की यूज हो रही है तो इज आ गया ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बुक है वो किसकी? हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट किसमें? दिस बुक में, क्योंकि बुक नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके हम बारे में बता रहे हैं। इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। यस और नो? कंप्यूटर तो है नाउन, हमने यूज किया है दिस। तो दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हुआ कि नहीं हुआ? संकेत कर रहा है किसकी तरफ? इस कंप्यूटर की तरफ कि यही वाला कंप्यूटर है, बाकी सब चल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर रखे लैब के अंदर, लेकिन उनमें से हम किसी एक को टिकट किसी में ये वाला कंप्यूटर है वो वर्किंग नहीं है, यानी कि चल नहीं रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बाकी सब परफेक्ट है। अगर सारे के सारे में लिखना है तो दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग। वहीं क्या हो जाएगा? दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग। 6th क्लास में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, 7th क्लास में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं। These pictures are good. ये जो पिक्चर्स हैं वो कैसी हैं? अब पिक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है? फोटो, तस्वीर। फोटो जो होती है उसके लिए ये पिक्चर। दिस काउ इज कमिंग दिस साइड। अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों एक साइड में दो। दिस काउ या फिर सब दिस साइड। हम रोड पर खड़े हैं, क्या करें? रोड पर सडनली क्या देखते हैं? काऊ है, वहां से आ रही है, यानी कि कहीं और से दूसरी है, दूर की गाय वो इस साइड आ रही है। तो दैट काऊ, वह गाय इस साइड आ रही है, इज कमिंग दिस साइड। दैट काऊ इज कमिंग दिस साइड। यस और नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सेंटेंस से बोला जाएगा दैट डॉग इज कमिंग दिस साइड। वो कुत्ता इधर ही आ रहा है, अपने पीछे पीछे आ रहा है। होता ही नहीं होता ये भी? तो इस तरह से अगर कोई भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। लुक एट दोज पैरट्स। वो पैरट्स की तरफ देखो। लुक एट दोज पैरट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, लुक एट दोज पैरट्स। उन तोतों की तरफ, यानी कि पैरट्स की तरफ देखो। तो दोज आया, बहुवचन दूर की जगह पैरट्स के पहले आया है। देखो पैरट्स हुआ क्या? नाउन। नाउन के पहले अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो तुम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, नहीं एडजेक्टिव। यहाँ पर काऊ है, काऊ के पहले क्या आया? यहाँ पर साइड है, साइड के पहले क्या आया? तो ये सारे है कि नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? संकेतवाचक विशेषण है अगर किसी नाउन के पहले इनका उपयोग किया जाता है तब। अब मैं इसकी जैसे अगर ये बना दूं, दिस इज माई पेन। व्हाट इज दिस? एडजेक्टिव है? नहीं, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है। अगर जिसके पीछे इनमें से चारों पांचों शब्दों में से इनके पीछे अगर कोई नाउन नहीं है तो ये क्या है भाई? प्रोनाउन है। खुद प्रोनाउन बनकर आए, नाउन की जगह पर आए हैं, इसके लिए इनको प्रोनाउन कहा है। दिस पेन इज माइन। यस, दिस पेन इज माइन। तो वहां पर दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। माइन में हो जाएगा, वहां माइन ही रहेगा, माइन हो जाएगा। अधिकार जमाने के लिए बताए थे, याद आ रहा हो तो? यस, सारी चीजें हैं, अपने को वही चीजों को ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस, This flower is beautiful.
सॉरी दिस फ्लावर इज यस हो सकता है दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल एक सेकंड मैं भी एक सेंटेंस लिखा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल बेटा यू आर मेकिंग नॉइज प्लीज स्टॉप योर ड्रेस इज गॉर्जियस यू आर लुकिंग गॉर्जियस लेकिन उसमें आगे तुमको पहले नाउन जोड़ना पड़ता है तो यहाँ पर फ्लावर के पहले क्या है फ्लावर के पहले क्या है दिस तो ये क्या हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आगे I want such a watch. I want such a watch as Ronaldo wears. मैं ऐसी घड़ी चाहता हूँ जैसी रोनाल्डो पहनता है ठीक है तो ऐसे में सच वॉच के पहले क्या यूज हुआ है लेकिन एक बात भी है यहाँ पर क्या ये सच है कंजक्शन भी है पूरा कंजक्शन भी है लेकिन ये एग्जेक्टिव की तरह यूज होगा कंजक्शन में भी है कंजक्शन कहाँ से बनेंगे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में सच मतलब जैसी मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जैसी रोनाल्डो पहनता है जैसी की ठीक है आई वॉन्ट सच टेलीविजन एज माई अंकल हैव मेरे अंकल के पास जैसा टेलीविजन मेरे को वैसा ही टेलीविजन चाहिए इतना बड़ा पूरा बोर्ड के जितना एक टेलीविजन हो तो कैसा मजा आए तो एंटरटेनमेंट का दुगना मजा हो जाएगा तो आई वॉन्ट सच वॉच एज रोनाल्डो वियर्स अब तुम्हारी बारी मैंने एक मैंगो बनाया दोज मैंगोज आठ सोर दोज मैंगोज आठ सोर पहले इसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए मिस प्रिया प्लीज स्टैंड अप एंड स्टॉप राइटिंग एंड टेल मी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस I can't hear you. Yes, वो आम खट्टे हैं दोज मैंगोज वो आम है वो कैसे खट्टे इसलिए साइड में निकाल के रखे होंगे ना अगर मीठे होते तो हमारे पास होते अब हमने दूर की तरफ इशारा किया है तो खट्टे इसलिए दूर है हमसे नहीं तो आम रह पाते हैं सीजन में दूर हमसे ओके तो दोज और मैंगोज है इसके पीछे नाउन तो नाउन के पहले जो अगर वर्ड यूज होते हैं तो क्या बोलेंगे एडजेक्टिव करेंगे सीधा बेटा चलो अब दिस गर्ल इज फ्रॉम अहमदाबाद यह लड़की अहमदाबाद से है या फिर दिस गर्ल बिलोंग्स टू अहमदाबाद ओके ये भी चलेगा दिस गर्ल इज फ्रॉम अहमदाबाद who will tell me the other sentence leaves more की जगह पे yes That boat is in the river. sorry That boat is in the river. that boat is in the river बेटा बोट तो हमेशा रिवर में ही रहेगी या तो पॉन्ड में रहेगी कुछ अलग बनाओ तो लगे कि हाँ Sir, this parrot is mine. चलो तैरने को क्या बोलते हैं नहीं बेटा ये बात कर रहा बोट की बोट थोड़ी स्विमिंग करेगी सेलिंग के लिए शिप होता है नॉट बोट होती बोट के लिए कुछ वर्ड अलग है अरे ये आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स आई एम टॉकिंग अबाउट बोट बोट क्या करेगी
बोट करेगी प्लॉट, लिख देता बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। दैट बोट इज, यस बेटा, floating. Okay, that boat is floating in the lake. Float का मतलब क्या होता है? पानी के ऊपर तैरना, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं जाना है, उस चीज को बोलते हैं। अगर शिप होता है तो उसको बोलते हैं सेलिंग, शब्द वही है हिंदी में, पानी के ऊपर चलना। लेकिन शिप होगा, बड़ा जहाज हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? सेल वर्ड। Those boys are playing in the sun. चलो बेटा, एक सेंटेंस आया है, थोड़ा वेट। Those boys are, you boys, please stop talking. Those boys are playing in the what? सर स्पेशली ये सेंटेंस मैंने एग्जैक्टली के लिए नहीं, इस वर्ड के लिए लिया है। ये सिर्फ 12th वाले जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बताता हूँ कारण, या तो 12th वाले बताएं तुमको उससे पहले। अब देखो यहाँ पर एक कुछ बोल रहे थे लड़के, वो लड़के धूप में खेल रहे हैं। ये हिंदी में इसका सेंटेंस ऐसा था, और उसने बनाया था Those boys are playing in the sunlight, है ना। अब सनलाइट और सन, सनलाइट का मतलब होता है प्रकाश, सूरज हो या ना हो, लेकिन दिन होता है वो सनलाइट की वजह से ही होता है। दिन जो भी है वो सनलाइट की वजह से होता है हमको, चाहे सूरज हमको दिखे या ना दिखे, लेकिन दिन है मतलब सनलाइट है कहीं ना कहीं। लेकिन धूप तो सिर्फ सन। धूप कब होगी? जब सूरज तुम्हारे जस्ट ऊपर है, आजू बाजू कहीं तुमको होगा, दिख रहा होगा, तभी धूप होगी, तब सनलाइट नहीं होगी। यहाँ हमारे पास सनलाइट है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ सन है। यहाँ से हम सनलाइट कहाँ तक हो सकती है? हर जगह हो सकती है, जहाँ हम सूरज को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, हम उसको फील करते हैं नहीं करते, लेकिन सनलाइट सब जगह हमको होगी। लेकिन सिर्फ धूप की बात करें तो जब तक हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, उसकी छाया में ऊपर से जो होगा वहाँ नहीं दिखेंगे, तब तक नहीं होगा। रिफ्लेक्शन यानी कि उसका वहाँ पे होना चाहिए। जैसे वहाँ पीछे जाओगे तो धूप है, तो दैट इज कॉल्ड सन इन इंग्लिश। धूप यानी कि सन ही रहेगा, कोई सनलाइट नहीं रहेगा। जानकर सनलाइट का मतलब सिर्फ क्या होता है? प्रकाश होता है, जो सुबह होते ही हो जाता है, जबकि सूरज हमको दिख नहीं जाता तभी दिन उग जाता है। हमको दिखाई ना दे इसका मतलब सन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो कब का उग गया होता है। लेकिन हमारे एरिया में बाद में आता है, हमारी किरणें हमारे तक बाद में पहुँचती है। तो ये क्या होगा? धूप के लिए सन यूज करना है, ठीक है। कभी भी सनलाइट मत दिखना धूप के लिए। धूप के लिए क्या यूज करना है अपने को? सन वर्ड यूज करना है। चलो आगे अब कोई यस, अभी तो बोला था बेटा, तेरी बारी गई इधर भी नहीं बेटा। दिस बेंच इज नॉट ब्रोकन बाय मी। यस, पैसिव वॉइस बनाया है इसने। ये बेंच मेरे द्वारा तोड़ी गई नहीं है, किसी और ने तोड़ी है। ओके, दिस बेंच इज नॉट ब्रोकन बाय मी। ये बेंच मेरे द्वारा तोड़ी गई नहीं है। दूसरा कोई और सेंटेंस बोला जाता है? यस यू। यस, दैट कैमरा इज ऑन द कबोर्ड। कबर्ड के ऊपर तुम्हारा क्या है? कैमरा रखा हुआ है। यस, हो सकता है। यस यस, हो सकता है। दिस पेन, ये पेन मेरा नहीं है। एनीवन एल्स? पूजा, सॉरी, ये तो बेटा टूना में दिस इज माय कार। दो दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हो, दिस कार इज ब्यूटीफुल लिख सकते हो, लेकिन दिस के बाद में कोई नाउन आना ही चाहिए, तो ही ये एडजेक्टिव होंगे, अदरवाइज नहीं। इनके बाद में नाउन होना बहुत जरूरी है। यस, आप बोलना चाहिए, ट्राई कर, वापस बैठ के वापस आइए बेटा। तुम में से तीनों के साथ किसने हुआ? मीना मीना मीना, ये मीना नहीं है, बस खाली गुड है।
कृष्णा बेटा तुम ट्राई करके जल्दी बोलना है। Those dogs are barking. Those dogs are barking. वो कुत्ते भौंक रहे हैं on strangers, अजनबियों पर। हो सकता है ये इसके जिसने कुछ और बोला था मेरे को पता है। हम लोगों ने पहले से और कोई? बोलूं? यस सॉरी। ओके दिस केक इज बेक्ड बाय माय मदर। ये केक मेरी मम्मी ने बनाया है। बेक नहीं, बेक केक के लिए बेक। यस दैट बंगलो हैज मैनी विंडोज। यू आर टॉकिंग अबाउट हवा महल। ओके a lot of windows are there. I think so 900 something. 953 is 53 windows are there in that palace. Yes. This room is painted by my father. इस रूम को मेरे पापा के द्वारा पेंट किया गया है। ऐसा हो सकता है या कलर किया गया है, उसके लिए कलर वर्ड यूज होगा वहाँ पर। कलर नाम भी है और कलर वर्ब भी बन जाता है कभी कभी।